नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राम सन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, हिंदी जो कि यूपी टेट 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें हम लोगों ने क्या है कि टॉप 35 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कवर कराए हैं, जो कि आपको जो अभी एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है, इसमें 100% या डायरेक्ट ऐसे सेम टू सेम पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस सेशन को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी योगी जी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि यूपी में 60,000 प्लस, कितनी दोस्तों, 60,000 प्लस वैकेंसी टीचर की निकलने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस बार यूपी टेट हर हाल में अपना क्वालिफाई कर लेना है। तो इसी यूपी टेट को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट वाला सेशन हम लोग लेकर के आए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं अपना इंपॉर्टेंट वाला सेशन। देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमसे कह रहा है बताइए राजभाषा संबंधी प्रावधान किस में बताया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 343 से 351, ऑप्शन बी 315 से 434, ऑप्शन सी 135 से 443 या ऑप्शन डी 153 से 334। अगर दोस्तों आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके अभी तक मुझको बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 343 से लेके 351 तक इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों ये भाग 17 में बताया गया है भारतीय संविधान के। और जो आर्टिकल 343 एक है, मतलब 343 एक, इसमें बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, लिपि होगी देवनागरी। ये आप लोग याद रखिएगा। 343 एक में बताया गया है कि राजभाषा हिंदी होगी संघ की और लिपि होगी देवनागरी। और उसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 351 में, किसमें, आर्टिकल 351 में इसमें हिंदी के विकास के बारे में बताया गया है। हिंदी भाषा के विकास में जो जो कदम उठाने होंगे वो हम लोग आर्टिकल 351 के जरिए हिंदी भाषा का विकास करते जाएंगे और कदम उठाते जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 343 एक, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 351 इसमें हिंदी भाषा के विकास के दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ, मतलब अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ नहीं है। तो दोस्तों जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। आप लोग देख लीजिए, इसमें जो ना हो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अंतस्थ हो जाएगा, रा, वा। हा, हल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है। हा, हल कौन सा है, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं या, रा, ला, वा, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ लिया है। अभी 3 ऑप्शन दिए थे, अभी ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन नहीं देगा, केवल 1 ऑप्शन देगा। उसमें पूछेगा कि बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। केवल 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों आप लोग यकीन मानिएगा, आप लोगों को डायरेक्ट इससे जो आप लोग ये अगर प्रैक्टिस से अच्छे से कवर करेंगे तो आप लोगों को जो आपका भी यूपी टेट का एग्जाम देने जाएंगे ना 2, 3, 4 तारीख को, उसमें डायरेक्ट आप लोगों को इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें हम लोग पर डे आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। कह रहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अकेला चढ़ा भार नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का हमसे पूछ रहा है, बताइए अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन बी काम ना जानना, ऑप्शन सी अकेला आदमी बड़ा काम करने में सक्षम नहीं होता है। यही ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि ये जो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसमें किसी बड़े काम के लिए एकता या ग्रुप या समूह के बारे में बताया गया है कि कोई बड़ा काम करना हो तो उसके लिए एकता या समूह या ग्रुप की आवश्यकता जरूर होती है। ये तो दोस्तों मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। चलिए, लेकिन लोकोक्ति है, उसने हमसे पूछा तो हमने आंसर बता दिया। अभी आप लोगों को सबको पता होगा कि एलन मस्क जो है, अभी उसने अकेला एक आदमी है, ऐसी उसकी इकोनॉमी है कि पूरे का पूरा देश उसकी इकोनॉमी से नीचे है। तो आप लोग अकेला चना की बात ना करिए, वो भी अकेला ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम, तत्सम का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत से सीधे आए हो। किससे, संस्कृत से सीधे यूज कर लिए गए हों
उनमें कुछ चेंजमेंट नहीं किया गया है, उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं जो हिंदी में चेंजमेंट के साथ में आए हैं। जैसे कि ये धरती क्या थी? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द धरा था। पहले क्या कहा जाता था? इसको धरा कहा जाता था, लेकिन अभी आधुनिक काल में इसको चेंज करके धरती कर दिया गया, यानी कि यही तद्भव हो गया। अब ऑप्शन दिया है तिनका, यह भी तद्भव शब्द है, इसको पहले कहा जाता था तृण। तृण मीन्स तिनका होता था, यानी कि ये तत्सम शब्द था। हमसे तत्सम शब्द पूछता है, ऑप्शन बी ग्रहणी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रहणी। ये दोस्तों तद्भव और तत्सम दोनों में सेम है। ये जो दाहिना दिया हुआ है इसको तत्सम, ये इसका तत्सम शब्द क्या था? इसका तत्सम शब्द था दक्षिण। ठीक है, दक्षिण। इसका अभी तद्भव दाहिना कर दिया गया है। गृहिणी के तद्भव और तत्सम दोनों सेम है। धरा, इसको पहले कहा जाता था, अब धरती कहा जाता है। पहले तीर्ण कहा जाता था, अब तिनका कहा जाने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि तीन ऑप्शन सही वाले दिए हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम का मतलब पहला संस्कृत वाला, और तद्भव का मतलब हिंदी वाला। ठीक है, संस्कृत और हिंदी मैंने लिख दिया। तत्सम देखिए संस्कृत, पौत्र। पौत्र तो संस्कृत का ठीक है, लेकिन पुत्र नहीं होता है, इसका हो जाएगा पौत्र का पोता। ठीक है, यही हम लोगों को पहला ही ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, यही युग्म सही नहीं है। पौत्र, पौत्र का तद्भव क्या होता है? पौत्र का तद्भव होता है पोता। वणिक, वणिक ये दोस्तों तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है बनिया। बनिया को पहले वणिक कहा जाता था। वर्तिका, वर्तिका ये तत्सम शब्द है, वर्तिका का तद्भव होता है बत्ती। बत्ती को पहले वर्तिका कहा जाता था। बधु, बधु ये तत्सम शब्द है, बहु ये तद्भव शब्द है। बधु, पहले बहु को वधु कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि जिसका मुझे भय था वही हुआ, वाक्य है। अब ये वाला तो बताइए आप लोग कौन सा वाक्य है? कह रहा है कि जिसका मुझे भय था वही हुआ, यह वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, या ऑप्शन डी नकारात्मक वाक्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों दो शब्द दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है जिसका और एक शब्द दिया हुआ है वही। मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन से। एक शब्द दिया हुआ है जिसका और एक शब्द दिया हुआ है वही। ये शब्द क्या होते हैं कि ये शब्द उपवाक्यों को जोड़ते हैं। क्या होता है? उपवाक्य जोड़ते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका और वही, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन ए मत्स्य। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही सही हो जाएगा। मत्स्य ये मीन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और हम लोग देख लेते हैं कि और इसके कोई पर्यायवाची शब्द होते हैं क्या? एक होता है दोस्तों झस, ये भी मीन का यानी कि मछली का यानी कि मत्स्य का पर्यायवाची होता है। एक होता है दोस्तों सफरी। ठीक है, ये अमरूद वाली सफरी नहीं, ये अलग से सफरी। एक होता है मीनाक्षी। ठीक है, ये जो मीनाक्षी मंदिर बना हुआ है, इसको मीनाक्षी किसका? मछली यानी कि मीन का पर्यायवाची शब्द है। और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन बी दिया हुआ है विभावरी। विभावरी दोस्तों रात्रि का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। आपने सुना होगा कि बीती विभावरी अब तो तू जागरी। रात्रि हो गया, रात्रि के बाद हो गया दोस्तों निशा, ये भी होता है रात्रि का। और होता है दोस्तों यामिनी, ये भी हो जाता है दोस्तों विभावरी का। और एक होता है तमी, आप लोग ये याद रखिएगा। और एक दोस्तों ये दिया है सायक। सायक का होता है बाण, यही बाण चलाने वाला। तीर, ये भी हो जाएगा इसका। और हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम यानी कि अपोजिट पूछ रहा है। अभी ऊपर सिनोनिम्स पूछा था पर्यायवाची शब्द, अब विलोम। जागृति, जागृति का मतलब क्या होता है? जागरूकता, यानी कि जागता रहने वाला, सतर्कता वाला, यानी कि जो कोई जागरूक है यानी कि जो कोई सतर्क है। इसका विलोम तृप्ति, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी सुसुप्ति, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जागृति यानी कि जागा हुआ, और सुसुप्ति यानी कि सोने की अवस्था। ठीक है, सुसुप्ति क्या होता है? सुसुप्ति होता है सोने की अवस्था। सोने की अवस्था, इसी को उल्टा होता है जागृति, यानी कि जागरूकता यानी कि जागने की अवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों आप लोग अगर क्लास आप लोगों को पसंद आ रही हो, अच्छी आ रही हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और
बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और कैसे क्या आप लोगों को जीके जीएस में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ के सेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो सब कुछ हर एक चीज़ों का सेशन मैं पर डे आप लोगों के लिए लेके आया करता हूँ। अगर आप लोग इस हिंदी के सेशन को देखते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर और भी जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? श्रुति सम भिन्नार्थक यानी कि ये केवल सुनने में समान लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। पहला दिया हुआ है कुल, इस कुल का मतलब होता है वंश। और दूसरा दिया हुआ है कूल, यानी कि इस दूसरे कूल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वंश और किनारा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल, कुल मीन्स वंश यानी कि डायनेस्टी, और किनारा यानी कि साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा कि कौन सा शब्द चपला का अनेकार्थी नहीं है? चपला का अनेकार्थी नहीं है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जो अनेकार्थी हैं और एक ऑप्शन है जो अनेकार्थी नहीं है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए पार्वती, यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। चपला का अनेकार्थी शब्द पार्वती नहीं होता है, जबकि बिजली ये चपला का अनेकार्थी शब्द है, स्त्री ये भी चपला का शब्द हो जाएगा और बिजली ये भी चपला का शब्द हो जाएगा, जबकि पार्वती यह चपला का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है जो विरोधी पक्ष का हो? जो विरोधी पक्ष का होगा उसको हम लोग विपक्षी कह देंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विपक्षी जो विरोधी पक्ष का हो। ऑप्शन ए दिया हुआ है पक्षपाती, यानी कि जो किसी पक्ष का हो, जो किसी एक पक्ष का हो उसको कहते हैं पक्षपाती, जो किसी पक्ष का हो। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है द्विपक्षी, यानी कि जो दोनों पक्षों का हो, उसको क्या कहेंगे? द्विपक्षी कह देंगे, जो दोनों पक्षों का हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए शुद्ध वाक्य देखते हैं, अच्छे से इसको पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि आतंकवादियों को, मतलब सॉरी, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। आतंकियों तो यहाँ पे पहला ही गलत हो गया, आतंकवादियों होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, यही हम लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है कि आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग बताइए इसको पढ़ करके और मुझको ऑप्शन भी करंट मतलब कमेंट करके जल्दी से बताइए। कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए आप लोग सही वर्तनी वाले शब्द मुझको बताइए। ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी दीक्षा, या ऑप्शन सी दीक्षा, या ऑप्शन डी दीक्षा। ये तो इंपॉर्टेंट वाला मतलब इजी वाला क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन नंबर डी दीक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी इजी ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, मात्र चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों आप, इसका प्रयोग कर रहा है, बताइए किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन ए अपनों से क्या छिपाना, ये तो नहीं होगा। नंबर दो यह मेरी निजी पुस्तक है, ये भी नहीं होगा। नंबर सी आप भला तो जग भला, यही हम लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम दोस्तों मतलब किसको कहा जाता है कि जब निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग, किसका? आप का जो यूज हो यानी कि प्रयोग हो, उसमें जब कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, किसके लिए? जब कर्ता स्वयं के लिए करता है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब आप का प्रयोग यानी कि आप का यूज कर्ता यानी कि सब्जेक्ट स्वयं के लिए करता हो तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आप भला तो जग भला, यानी कि आप यहां स्वयं को कहा जा रहा है कि अगर हम स्वयं ही अच्छे हो जाएंगे तो पूरा जग यानी कि संसार अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी आप भला तो जग भला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द
द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमसे पूछ रहा है, यानी कि मटेरियल नाउन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, यही दोस्तों अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोयला ऑप्शन ए यही द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि यही मटेरियल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ है साहस, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर सूरज, ये क्या होता है कि ये नाम है और एक स्पेसिफिक चीज है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है विद्यार्थी, विद्यार्थी से पूरी एक जाति का बोध हो रहा है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ब्रैकेट में दिया हुआ है गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। अब कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। गुरु ये एक वचन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं बताइए गुरु का बहुवचन क्या होता है। गुरु का बहुवचन होता है दोस्तों गुरुजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुरुजन, गुरुजन मिल करके हम सबको पढ़ाएंगे और 2026 में हमारी क्या है कि सरकारी नौकरी को जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो गुरु से गुरुजन बहुत जल्दी हम लोग होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, यानी कि फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन दोनों है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है तार। तार क्या होता है, ये केवल पुल्लिंग शब्द है, ये दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द नहीं है, यानी कि तार ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वार, वार ये भी दोस्तों पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है धार, धार ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द कौन सा है, वो है हार। मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं, नंबर एक एग्जाम्पल हो जाएगा सुंदर हार। सुंदर हार ये कैसा हो गया, ये हो गया पुल्लिंग, यानी कि गले में सुंदर हार पहना है, यानी कि ये हो गया पुल्लिंग, यानी कि ये हो गया मैस्कुलिन, MAS। आप लोग इतने में समझ जाएंगे। उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा खेल में हार। क्या, खेल में हार, मेरी खेल में हार हो गई, यानी कि ये फेमिनिन, यानी कि ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि पेड़ से कई आम गिरे, इसमें निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है, कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक या ऑप्शन डी अपादान कारक। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि जहां पर दोस्तों अलग होने का भाव हो, क्या हो, जहां अलग होने का भाव हो वहां पर अपादान कारक होता है, यानी कि पेड़ से क्या होता है कि आम गिर रहे हैं, यानी कि आम अलग हो रहे हैं पेड़ से, यानी कि अपादान कारक, ऑप्शन डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ गए हैं, इंपॉर्टेंट वाला आ गया क्वेश्चन। कह रहा है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। जब दोस्तों वाक्य में ऐसी क्रिया दिया हो जो कर्ता या कर्म के अनुसार ना बदल करके भाव की प्रधानता हो, क्या हो, जहां पर भाव की प्रधानता हो, क्या कह रहा है कि जहां पर भाव की प्रधानता हो वहां पर होता है भाववाच्य। यहां पर क्या है कि पढ़ा उससे नहीं जा रहा है, यानी कि भाववाच्य ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाव की प्रधानता हो और होता है दोस्तों की असमर्थता भी दिखाई जा रही हो, क्या, असमर्थता, यानी कि यहां पर वो असमर्थ है पढ़ने में, इसी वजह से यहां पर भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। किसमें, क्रिया की बात हो रही है कि जब क्रिया कर्ता और कर्म के हिसाब से न बदल करके भाव के प्रधानता में बदले और असमर्थता भी दिखाई जाए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर असमर्थता दिखाई जा रही है, उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या दिखाई जा रही है, असमर्थता, मैं यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया या ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाम धातु क्रिया क्या होती है कि जब कोई क्रिया संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जोड़ी जाए, क्या, जब कोई क्रिया यानी कि भिनभिनाना क्रिया है, इसमें क्या कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम या किसी भी के विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाकर जहां जोड़ी जाती है वहां पर नाम धातु क्रिया होती है।
मच्छर भिनभिना रहे हैं, यानी कि मच्छर क्या कह रहे हैं, भिनभिनाना कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है। गीत गा रही हैं यानी कि अभी काम क्या है कि वर्तमान में जारी है, वर्तमान में कार्य जारी है। तो जब कार्य वर्तमान में जारी होता है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि यह अभी चल रहा है, तो वहां पर अपूर्ण या प्रवृत्त वर्तमान काल होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लता मंगेशकर जी अभी गाना गा रही हैं, यानी कि अभी उनका गाना चलता चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर अपूर्ण यानी कि प्रवृत्त वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से विभाजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। विभाजक यानी कि जो बंटवारा कर दे, यानी कि जो विभाजित कर दे। क्या कहता है कि ऐसे अव्यय शब्द जो विभाजन करते हैं या विकल्प प्रकट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है किम्वा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किम्वा। किम्वा कौन कौन से होते हैं, एक होता है अथवा और दूसरा होता है या। ठीक है, यही हो जाएगा विभाजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, किम्वा। ठीक है, इसका मतलब एक अथवा होता है, एक होता है या। और मैंने बताया कि ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों का या वाक्यों का विभाजन करें या विकल्प प्रकट करें, उनको कहा जाता है किम्वा, यानी कि विभाजन समाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए। चलिए हम लोग देखते हैं महत्व, नंबर बी महत, नंबर सी लाघव या नंबर सी लघुता। दोस्तों नंबर बी महत क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महत का मतलब होता है बड़ा या महान। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। विशेषण क्या होता है कि जब विशेषण शब्दों के साथ में त्वा उसके बाद या ता प्रत्यय जुड़ जाए तो वे संज्ञा बन जाते हैं। है तो ये भी, जैसे ये हो गया त्वा, ये हो गया ता, ये है विशेषण, लेकिन इनके साथ में त्वा और ता जुड़ गया है तो ये संज्ञा शब्द बन गए हैं। ठीक है, ये हो गया संज्ञा और ये भी हो गया संज्ञा और ये भी हो गया संज्ञा, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, और महत ये विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि स्वर्णिम इसमें कौन सा प्रत्यय है। स्वर्णिम को सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद करके लिख लेंगे और फिर हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है कि प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है, यानी कि आफ्टर होता है। चलिए स्वर्णिम का हम लोग संधि विच्छेद लिखते हैं। स्वर्णिम का संधि विच्छेद होता है स्वर्ण प्लस इम। अब बता दीजिए प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, इम प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जोड़ा जाता है बिफोर यानी कि पहले, और प्रत्यय ये जोड़ा जाता है बाद में। चलिए संग्राम का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। संग्राम होता है सम प्लस ग्राम। ठीक है, उसने हमसे कहा है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। उपसर्ग है दोस्तों सम और मूल शब्द है ग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द ग्राम है और उपसर्ग सम है। और इसमें क्या होता है कि जो जब इसको एक साथ में जोड़ा जाता है तो ये जो माँ है ये अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें, अनुस्वार में, अनुस्वार यानी कि बिंदी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आप लोग दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भूल सुधारने के लिए या कोई त्रुटि हो जाए उसको सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बड़ा कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से कोष्ठक का, इस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है त्रुटि को सही करने के लिए या भूल सुधारने के लिए। चलिए सेकंड मतलब 27 क्वेश्चन देखते हैं। कर वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या है। वधूत्सव इजी है, वधु प्लस उत्सव
यानी कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग कौन सा इसमें है, वधु प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी थी संधि विच्छेद, वधु प्लस उत्सव दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चरण कमल में समास है। चरण कमल, इसका मतलब हो जाएगा कमल के समान चरण। क्या? कमल के समान चरण, यानी कि जहां पर उपमेय और उपमान दोनों का आपस में संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपमेय और उपमान का संबंध है, यहां पर क्या है, उपमेय और उपमान का संबंध है, तो वहां पर क्या होता है कि कर्मधारय समास होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखे देता हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंकन नहीं है दोस्तों, ये कंगन है, कंगन के नग की परछाई में। कंगन के नग यानी कि जो कंगन में अंगूठी लगी हुई है उसमें राम के रूप को निहार रही हैं, यानी कि देख रही हैं। तो इसमें दोस्तों प्रेम का वर्णन हो रहा है, यानी कि रति का वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम के रूप को देख रही हैं, राम भगवान के, यानी कि प्रेम की बात हो रही है, प्रेम का वर्णन हो रहा है, रति का वर्णन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सबसे पहले हम लोग छंद के लिए क्या करना होगा कि मात्राएं गिननी होंगी। चलिए मात्राएं गिनते हैं, एक एक दो, और यानी कि दो और दो, फिर उसके बाद एक, उसके बाद एक एक एक, यानी कि डायरेक्ट मैं देखता हूं, डायरेक्ट गिन लेते हैं हम लोग। यहां से निकल के आएगा 2 4 6, और यहाँ हो जाएगा 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 तो 12 1 13, यानी कि 13 और 11 का मिश्रण चल रहा है। कितने का? 13 11। बिन निज भाषा ज्ञान के, 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, यानी कि 13 पहले हैं, क्या है 13, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 11, ये हो गई मात्राएं। तो ये दोहा की मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोहा, दोहा के फर्स्ट चरण में क्या होते हैं? 13 मात्राएं, सेकंड चरण में 11 मात्राएं, थर्ड चरण में 13 मात्राएं, और फोर्थ चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोहा का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाए, उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ता वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही है। ता वर्ण की आवृत्ति, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई देती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, ये क्या होता है, ये जोड़े में प्रयुक्त होता है, यानी कि यहाँ पर दो शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। चलिए हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार ऑप्शन ए याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर, ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। मानसरोवर ये दोस्तों प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 8 भागों का संकलन है, मतलब सॉरी, मानसरोवर कितने 8 भागों में संकलित की गई है। 8 भागों में इसका संकलन है मानसरोवर का, और मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है। और क्या है कि मुंशी प्रेमचंद ये दोस्तों कहानीकार बहुत बड़े थे, इन्होंने 300 से प्लस ज्यादा, यानी कि 300 से ज्यादा कहानियां लिखी है। मैं आप लोगों को एक दो चार मतलब एक दो कहानियां मुंशी प्रेमचंद की बता देता हूं, आप लोग उनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इनका हो जाएगा नमक का दरोगा। कौन सा हो जाएगा? नमक का दरोगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा नंबर 2 में बड़े भाई साहब। क्या हो जाएगा? बड़े भाई साहब। ठीक है, ये भी एक हो गया।
एक हो जाएगा ईदगाह, कौन सा हो जाएगा, ईदगाह, ये भी हो जाएगा। नंबर 4 में क्या हो जाएगा, नंबर 4 में हो जाएगा पूस की रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूस की रात इतनी बार पूछी जा चुकी है कि क्या बताया जाए। और दोस्तों एक हो जाएगा 5वें में पंच परमेश्वर, ठीक है, 5 हो जाएंगी, बहुत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रचनाकार गया। तुमड़ी के शब्द, ये दोस्तों कविता संग्रह है, तुमड़ी के शब्द किसी कविता के ये बोल है। तो ये कह रहा है कि बताइए किसका कविता संग्रह है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए कह रहा है दया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी रमाकांत, ऑप्शन सी बद्री नारायण या ऑप्शन डी गोविंद मिश्रा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बद्री नारायण को 2022 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा कि पद्मावत, पद्मावत मूवी भी आ चुकी है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी जायसी या ऑप्शन डी तुलसीदास। ये दोस्तों पद्मावत जायसी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी, जायसी की रचना है। अभी आई थी पद्मावत मूवी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी, और पद्मावत मूवी में यही मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिखाया गया था। पद्मावती क्या थी कि एक राजकुमारी थी, उन्हीं के ऊपर मूवी बनी हुई थी। अब मलिक मोहम्मद जायसी, इसकी तो रचना हो गई पद्मावत, इसकी और भी रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं वो आप लोगों को लिख देता हूं, आप लोग उनको भी कवर कर लीजिए। एक हो जाती है दोस्तों अखरावट, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। एक हो जाती है दोस्तों आखिरी कलाम, कौन सा, आखिरी कलाम, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। एक हो जाती है दोस्तों चित्ररेखा, कौन सी, चित्ररेखा, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। एक हो जाएगा कहरनामा, ठीक है। बस दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है और यही आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन, जो कि यूपी टेट जितने भी स्टूडेंट अपने टीचर का एग्जाम, मतलब टीचर की नौकरी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यूपी टेट मतलब क्वालिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जरूरी ही होता है। तो उन सभी के लिए हम लोग, आप लोगों को 2, 3 और 4 जुलाई को अभी एग्जाम होने वाला है। मात्र आज 21 तारीख हो गई, 21 तारीख यानी कि आज इंपॉर्टेंट वाला डे है, 21 जून है ना दोस्तों आज। तो आप सभी को विश्व योग दिवस की क्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी लोग थोड़ा सा योग कर लीजिएगा, मैंने सुबह सुबह थोड़ा कर लिया है। और आप लोग क्लास को दोस्तों कवर करिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। मैं आप लोगों के लिए कल जीके जीएस का इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊंगा, उसको भी आप लोग कवर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनको अगर आप लोग सेशन शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले भी इंपॉर्टेंट क्लासें हम लोग ला के आ चुके हैं, उनको भी आप लोग देखिए और कवर करिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को कवर करिए, अच्छे से तैयार करिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।